नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस आरओ, यूपी ट्रिपल एस सी एंड लेखपाल यूपीएसआई नैन विभिन्न एग्जामों के लिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर है बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना एक विधि स्वरूप है जिसे लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, परंतु केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी प्रस्तावना को अंग नहीं माना था, बल्कि केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान में एक अभिन्न अंग माना है। यह स्पष्ट कर दिया है प्रस्तावना या उसके भाग का कोई भी विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है? केवल राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, यस ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। केवल राज्य और नीति निर्देश और मूल कर्तव्य दोनों में ही इसकी चर्चा की गई है, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। भारत के संविधान के राज्य के नीति तत्व तथा मूल कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 AG के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का और वन तथा वन जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 51 AG के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव हैं रक्षा करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। ये दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला अनुच्छेद 48 AG, दूसरा अनुच्छेद 51 AG, दोनों ही पर्यावरण से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 43A इसका राइट आंसर इसमें दिया है। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन में हुआ था 43A में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बता। बंदी प्रतिच्छन, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, वी कमांड, अधिकार परीक्षा, बाय वाइट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। सी इसका गलत आंसर है, ये सही नहीं है।
यहाँ टू बी सर्टिफाइड होना चाहिए, टू बी सर्टिफाइड। सी राइट ऑप्शन नहीं है, यह यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड होनी चाहिए, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड राइट आंसर होना चाहिए। इंग्लिश में भी वही कहेंगे, हिंदी में भी वही कहेंगे, टू बी सर्टिफाइड। किसने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस ने, या इवर जेनिंग्स ने, एच जे लास्की ने, या केसी व्हीलर ने? इसका राइट आंसर डी है, केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर, WHEAR, व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन, कौन सा सही है? एक अनुच्छेद 162 में शीर्षक संबंध में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यकाल के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया है, 162 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विभिन्न मंडल को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहेगा? किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रहेगा? यह किस वर्ष किया गया? यह 1976 में। राइट आंसर 1976, सी ऑप्शन राइट है। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य केवल सरकारी लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना है। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। तो इसका जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग करने होने का अधिकार नहीं है, यह बात करेक्ट है, ये सही है, नहीं है। नेक्स्ट दूसरा, वो गलत है। अलग होने की मात्र वकालत करने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी, यह गलत है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है? इसका राइट आंसर ए, सिर्फ एक राइट है, केवल 1970 में अस्तित्व में आया, यह बात सत्य है। और दूसरी पर सचिव होता है, यह गलत बात है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल से आशय है प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नज़दीकी अधिकारी व कर्मचारी समूह से प्रथम सचिव, इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। निवर्तमान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। वर्तमान में जो इनके सचिव हैं नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रधानमंत्री सचिवालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, जिसे मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री काल में बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया।
अर्थात पीएमओ कार्यालय 1977 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उनके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जब तक धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृत हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल।